one of the most fundamental thing we need to understand is that what is the top of the mind of the awareness. Now, मन के सबसे ऊपरी परत यानी जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसकी अवेयरनेस को क्या कहते हैं और बेसिकली ये ज़रूरी क्यों है, पहले भी इसके बारे में काफ़ी जिक्र कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ और इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने विचार भी किया है, बट ठीक से शायद नहीं कर पाए हैं. तो इसकी महत्वता समझने के लिए और इसका ये कितना एक दुर्लभ और बढ़िया चीज़ है जिसको नहीं पता है कई लोगों को, तो एक बार इस पे मैं फिर से टच करूँगा, आगे भी टच करता रहूँगा. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको टच करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अगर ये समझ में आ गई तो लाइफ समझ में आ गई, और लाइफ समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. कई लोग मेरे से आके बोलते हैं कि आपका पॉडकास्ट रोज़ आना चाहिए. क्यों बोल रहे हैं? क्या कभी आपने खुद ये क्वेश्चन किया कि मेरा पॉडकास्ट आप रोज़ क्यों सुनना चाहते हो? शायद आपको खुद भी पता नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब रोज़ मेरा पॉडकास्ट सुनते हो तो आप का जो फोकस है वो मेरे बातों पर और मेरे बातों के थ्रू अध्यात्म पर सही दिशा में लगा रहता है. क्योंकि जीवन में अनेक दिशाएं हैं जहाँ पे आप अपना ध्यान विचलित कर सकते हो, रेस्टलेस कर सकते हो खुद को. तो अब सवाल ये आता है कि कौन सी दिशा चुने. वो है आध्यात्मिक दिशा. आध्यात्मिक दिशा चुननी है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी दिशाएं छोड़ देनी है, जैसे पैसे कमाना है ये वो. बट टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस का मतलब ये है कि अगर मैं रोज़ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो आपकी जो माइंड की सबसे ऊपर की लेयर है उसमें चीज़ें रहती नहीं हैं. उसमें एक इंफॉर्मेशन सिंक हो जाती है नीचे समंदर की तरह. तो रोज़ पॉडकास्ट करने से आपका जो फोकस है वो बना रहता है, क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड जो है एक चीज़ की अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसको समझने की शायद कोशिश नहीं की आपने, पर मैं समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ. आपने जब कोई मरता है तो बोला है कि राम राम जाके बोलो. क्यों? क्योंकि उसको याद आ जाएगा. उसको याद आ जाएगा कि भैया कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो बेसिकली उसकी टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस, टॉप ऑफ द माइंड में अवेयरनेस डालने की कोशिश करी जा रही है कि आप कौन हो. एक ऐसा ड्रॉप डाली जा रही है, एक प्लेजर की ड्रॉप डाली जा रही है, एक आनंद की बूंद डाली जा रही है जिससे मरने के बाद जो सफरिंग है वो कम हो. हालांकि ये कभी काम नहीं करता है. पूरी जिंदगी आपने भोग विलास इंद्रिय तृप्ति में गुजार दी, तो आखिरी में आप कह रहे हो कि भैया राम राम बोलेंगे तो सही हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर आपने मौत के बाद क्या होता है उससे बचना है. कई लोगों को तो यही लगता है कि मौत के बाद सब खत्म हो जाता है. यही नहीं पता लोगों को, पर मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा. उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कई बार. लेट्स से कि अगर आपको नहीं भी पता है कि मौत के बाद जीवन रहता है, यानी कॉन्शियसनेस का क्या होता है मौत के बाद, आपको अगर नहीं भी पता है कॉन्शियसनेस का क्या होता है, तो क्या आप ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो? क्योंकि हर एक दिशा ये कह रही है कि आपको मौत की तैयारी करनी ज़रूरी है. और तैयारी इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि अगर एक भी वासना रहती है तो जो कॉन्शियसनेस है वो सफ़र करती है मौत के बाद. ये शायद आपको नहीं पता है. तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है मौत के बाद. मौत के बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है या नहीं ख़त्म हो जाती, शायद आपको नहीं पता है. और मुझे भी नहीं पता है कि मौत के बाद कॉन्शियसनेस बचती है. पर क्या ये रिस्क ले सकते हो आप? मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल करता हूँ, कैन यू टेक दिस रिस्क ऑफ नॉट लिविंग अ ग्रेट लाइफ, लिविंग अ पैथेटिक लाइफ एंड देन सफरिंग आफ्टर डेथ? सो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस क्या है, उस पर आते हैं.
कि राम राम बोलो तो याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आनंद की बूंद डालनी है, क्योंकि मृत्यु के बाद अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी आनंद और दर्द या आनंद और कष्ट यही बचता है आपस में। और अगर संस्कृत टर्म में बोलेंगे तो तृप्ति और अतृप्ति होती है। तृप्ति मतलब सेटिस्फैक्शन, अतृप्ति मतलब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है। अभी हमारी जो मेंटल स्टेट है वो ऐसा है कि डिप्रेशन है तो हम बाहर आ जाते हैं, पर अगर आपका डिप्रेशन आपको गोली मारते हैं तो आप बाहर नहीं आते। आप फॉर एवर उस स्टेट में रहते हैं, कॉन्शियसनेस जो है वो उसी स्टेट में रहती है, क्योंकि डिसर्निंग माइंड नहीं है जो चेंज कर सके। आज मैं डिप्रेस्ड हूँ, कल मैं अपने आप से बोल सकता हूँ लाइफ में देखो और भी चीज़ें हैं, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बोलने के लिए एक डिसर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो जो मेंटल स्टेट है वो बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। मैं तो जान चुका हूँ, इसको मानने की जरूरत नहीं है, जान चुका हूँ। आपने नहीं माना है और ना ही आपने जाना है, या जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो, बट आप रिस्क नहीं ले सकते। यू शुड नेवर टेक अ रिस्क, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नेवर टेक अ रिस्क। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हाट इज द टॉप ऑफ द माइंड ऑफ फेयरनेस। इसके बारे में मैंने पढ़ा कब था, उसकी कहानी पहले समझते हैं। आज से करीबन 1 साल पहले, जनवरी 2022 में, मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मैं मार्केटिंग की बुक्स पढ़ रहा था, तो एक टर्म आया फॉलोअप। तो आपने देखा होगा कि आपके पास कॉल्स आती हैं, मैम आप रेडी हो इंश्योरेंस लेने के लिए? नहीं, कल आना। अच्छा मैडम आप वाईफाई को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो? नहीं, कल आना। तो अभी नहीं मैम, ये हमारा ये होगा, आपकी शादी हो रही है तो कैटरिंग वगैरह चाहिए? नहीं, अभी नहीं, कल आना। ठीक है। फिर वो कल आता है, फिर आप परसों आता है, फिर जब तक वो आता रहता है, तब तक जब तक आप लेते नहीं हो तब तक आता रहता है वो, कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कॉल आ गया। वो आता ही जा रहा है। आपने एक बार बोल क्या दिया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ, वो आने लगा। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है बायर्स जर्नी कैसे काम करती है। बिजनेस कुछ नहीं है, सबको भूल जाओ, सब शार्क टैंक में सबको भूल जाओ, और सब कुछ भूल जाओ, जितनी भी चीज़ें हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि बायर जर्नी क्या होती है। अगर बायर जर्नी समझ में आ गई ना, कि एक आदमी कैसे, उस ज़िंदगी में आदमी में प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम उसके साथ आ रही है और वो कैसे उसको सॉल्व करता है, ये जो प्रॉब्लम से सल्यूशन के बीच की जो जर्नी है, उस जर्नी में मेरा क्या रोल है और मैं कैसे इसको फ़ायदा उठा सकता हूँ और क्या होता है एक्चुअली में, तो वो बात करनी होती है। तो वहाँ से मुझे पता चला फॉलोअप। तो अब होता क्या है कि देखिए, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बायर्स जर्नी को थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा, क्योंकि फॉलोअप हमें समझना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि आप मार्केटिंग की बातें यहाँ स्पिरिचुअलिटी में क्यों डाल रहे हो? मार्केटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्टेड है और स्पिरिचुअलिटी भी ह्यूमन साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। हम जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, हमारा जो पैसे खर्चने की जो साइकोलॉजी है, उसको समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आज मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो अवेयरनेस बढ़ा लेना। देखिए, आपकी मम्मी जाती है, आप खुद जाती हो, मम्मी का क्या एग्जाम्पल लेना है, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जब आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आप 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदने गए और अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया कि सर ये भी ले लीजिए साथ में, इसके साथ काम आएगा, तो आपने खरीद लिया। तो आप कहते हो यार ये मैंने क्या किया, मैं तो 1000 रुपये का बजट लेके चल रहा था, खरीद मैंने 1500 का लिया। अब 1000 रुपये का बजट लेके चलने में 1500 खर्च करने में आपने ये सोचा कि मैंने क्या कर दिया ये, जबकि वो फिर आप उसमें खुश भी हो कि हाँ मैंने 1500 खर्च कर दिया है। तो 1000 रुपये लेके चल रहे थे, खर्च किया 1500 रुपये, लेकिन रिक्शे वाले से आप 10 रुपये बचा रहे हो, ऑटो वाले से आप 10 रुपये बचा रहे हो, 5 रुपये के लिए सब्जी वाले से लड़ाई कर रहे हो। वही चीज़ आप आईफोन के शोरूम में जाओगे तो वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे भैया 1000 रुपये कम कर लो, ऐसे नहीं करोगे आप, है ना। हमारी साइकोलॉजी की मनी की जो साइकोलॉजी है वो समझना ज़रूरी है कि हम कैसे काम करता है हमारा सारा मामला। कि अगर हम इमोशनली खरीदते हैं हर चीज़ को, और जब सब्जी वाले की बात आती है तो वहाँ पे हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं,
बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं कि हमें 2 रुपये भी खर्चने नहीं है, क्योंकि ये हमें लूट रहा है। ये सब्जी वाला हमें लूट रहा है, 20 रुपये का 25 बता रहा है। अरे मोटी, 25 रुपये अगर तू दे भी देगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? तो गरीब आदमी को 25 रुपये दे रही हो तुम यार, 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रही हो, वो घर में जाके भाई क्या हो गया? 25 जहां देना चाहिए वहां नहीं देते हम मेरा कंसर्न ये है कि जहां पैसे देने चाहिए वहां नहीं देते, और जहां नहीं देने चाहिए वहां पे हम दुगना खर्च करके चले जाते हैं। जैसे अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं और 1,000 रुपये का बजट है, तो हमने क्या किया कि अगर मान लो हमने लेट से कुछ खरीदा, क्या बोल सकते हैं उसको, अम, कुछ भी, कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। लेट से कि हमने एक फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन के साथ उसमें रिकमेंड किया कि आप इंश्योरेंस ले लो, आप ये वाला हेडफोन ले लो। तो आपने सब खरीद लिया, 10,000 का फ़ोन था, आप 15,000 की चीज़ खरीद के लेके चले आए। तो सवाल ये आता है कि ये क्या कर रहे हैं हम? मेरा कंसर्न ये है कि जहाँ हमें बचाना होता है वहाँ हम नहीं बचाते। और अब देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप एक जीन्स को खरीद सकते हो 700 रुपये की, या 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये की जीन्स खरीद सकते हो, लेकिन हम 5,000 की जीन्स खरीद रहे हैं। तो 5,000 की जीन्स हम खरीद लेंगे, लेकिन हम 5 रुपये वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। तो जहाँ पे खर्चना चाहिए वहाँ नहीं खर्चना है, और जहाँ पे नहीं खर्चना चाहिए वहाँ खर्चना है। कि ऑटो वाला बोल रहा है भैया 10 रुपये ज़्यादा हो गया, दे दो, चलो ठीक है, ऑटो वाला दारू पीता है, स्मैक करता है, छोड़ो हटाओ, सब्जी वाले को तो दे दो, गरीब आदमी को तो दे दो। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। जैसे मेरे पास है, मैं कॉन्शियस हूँ का, पहले मेरी आदत बहुत ख़राब थी, मैं ऑटो वाले से लड़ता था, रिक्शे वालों से लड़ता था, लड़ाई भी हो जाती थी 5-5 रुपये के लिए। और तो फिर जब मैं ये सेल्स को समझना चालू किया, जो कि पता नहीं लोगों ने क्या बनाया, सेल्स का मतलब तो ये है कि भैया कस्टमर के पीछे लगे रहो, और जब तक वो लात लात ना मार दे आपके, तब तक वो लगे रहो पिछवाड़े पे, जब तक वो लात ना मार दे आपके। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे सेल्स नहीं होते। तो बहुत ख़राब अप्रोच है। जो एयरटेल एयरटेल की जो अप्रोच है यही है, एयरटेल वालों की यही अप्रोच है। एयरटेल वाले आपको दिन में 10 बार कॉल करेंगे, वाईफाई लगवा लो, अपग्रेड करा लो, 1,200 का है 1,400 लगवा लो, 1,400 का 1,800 लगवा लो, ये कर दो। और पूरे बोल दो उनसे कि भैया नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती पीछे, उनको लगता है कि ज़बरदस्ती लगोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और सेल्स का मतलब यही है कि लोगों के पास जाओ और सामान बेचो। और वो ये फल वाले आते हैं, ये सेल वाले हैं, ये कुछ लिपस्टिक वाले आ गए, ये नेल पॉलिश वाली आ गई, तो वो सेल वाली है वो। और यही समझते हैं सेल्स का मतलब, जबकि आप देखोगे तो सेल्स की साइकोलॉजी अलग है, अगर आप देखो समझने की। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि हमें बायर्स जर्नी समझनी होती है। जब बायर्स जर्नी में एक चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी रेडी है खरीदने के लिए। तो हमें क्या करना होता है, उसके साथ फॉलो अप लेना होता है, जब तक वो उस डिसीजन तक ना पहुंचे। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए एक यात्रा के थ्रू आदमी जाता है। पहले प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम के बारे में वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम कैसे होती है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पता करता है ट्रीटमेंट क्या है। फिर वो हिस्ट्री पता करता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से। फिर सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, ये क्यों, ये लक्षण क्यों हो रहा है, ये वो सब कुछ मतलब जानकारी चाहिए उसको। उसके बाद क्या करेगा वो, फिर ट्रीटमेंट के बाद कि कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो वो ट्रीटमेंट देखता है। फिर जब ट्रीटमेंट देखता है तो उसमें बोले अच्छा ये ट्रीटमेंट होते हैं, ये कुछ 4 ट्रीटमेंट है जो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उसमें से कुछ ट्रीटमेंट को वो लेना चालू कर देता है। तो उसके लिए वो चालू करने के लिए भी पहले वो रिसर्च करता है कि भैया बेस्ट ट्रीटमेंट देने वाला बंदा कौन है, या बेस्ट डॉक्टर कौन है। जो बेस्ट डॉक्टर है तो वो देखता है फिर सस्ता कौन है इसमें से, क्वालिटी किसकी अच्छी है, सस्ता और अच्छा कौन है। फिर आखिरी में वो, मान लो जनवरी में उसने अवेयरनेस थी कि मुझे प्रॉब्लम है, और उसने डिसीजन लिया है जून में खरीदने का। ऐसे हम करते हैं, जैसे हमें कार खरीदना है, तो हम कार, अगर तो आपके पास अभी 20 लाख रुपए पड़ा, आपको 20 लाख की कार खरीदनी है, तो आप क्या करोगे? 20 लाख की कार सीधा जाके खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे।
आप पहले क्या करोगे, मार्केट रिसर्च करोगे कि भैया कौन सी कार अच्छी है, कौन कौन सी कारें आती हैं 20 लाख की रेंज में। उसके बाद क्या करोगे, आपने ये 10 कारें ले ली, अब इसमें से 10 कार में से कौन सी कार अच्छी है, कि महिंद्रा थार अच्छी है, या फिर XUV 700 अच्छी है, या फिर ये अच्छी है वो अच्छी है। तो आप रिसर्च मोड पे हो भी। रिसर्च मोड में आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दोनों को आपस में। तो ये कुछ साइंस होते हैं कि जैसे अगर कोई कंपेयर करना चालू कर देता है तो एक साइन होता है कि वो अभी खरीदने के निकट है, लेकिन अभी भी वो रेडी नहीं खरीदने के लिए। फिर एक टाइम आता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि हाँ मुझे ये महिंद्रा थार खरीदनी है, मुझे 18 लाख की खरीदनी है, इसका ये एवरेज होता है, इसमें 2x4 होता है, इसमें 4x4 होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, मुझे ऑफ रोडिंग करनी है तो इसके लिए ये वो गैंगस्टर कार है, ये वो दुनियादार सब कुछ खरीद के, हाँ मेरे को एक पैशन है, मेरे को अच्छा लग रहा है, ये वो खरीदा। फिर कुछ आपने प्रॉपर रिसर्च किया, फिर फाइनली आपने खरीदा। अगर एक बेवकूफ़ आदमी नहीं होगा तो वो ऐसे करेगा, और अगर कोई बेवकूफ़ होगा तो 1 महीने में भी अगर वो खरीद रहा है तो पहले रिसर्च करेगा, फिर आखिरी में वो खरीदता है। तो इसमें फॉलोअप क्या है, फॉलोअप का क्या इसमें रोल है? फॉलोअप का रोल ये है कि आप उसके पीछे लगे हुए हो, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब क्या होता है कि आप अगर उसके पीछे लगे हुए हो तो आप उसके टॉप ऑफ द माइंड में बैठे हुए हो। टॉप ऑफ द माइंड से अगर आप हटे तो क्या होगा, वो किसी और से खरीद लेगा। अब टॉप ऑफ द माइंड में जाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके पास जब वो डिसीजन में करने के लिए रेडी है, कार खरीदने के लिए जब वो रेडी है, तब आप उसके साथ एक रिश्ता, एक भरोसा बना चुके हो तब तक, और आपके पास ही आके वो फिर खरीदेगा, क्योंकि आपने उसकी इतनी हेल्प करी है कार को ढूंढवाने में, कार को रिसर्च करवाने में, सब कुछ। तो आपने जर्नी में बहुत पहले उसके साथ जुड़े हुए हो और आप फॉलोअप ले रहे हो, ठीक है। तो वो अपने आप ही, मैक्सिमम लोग जब तक इमरजेंसी नहीं होती तब तक नहीं खरीदते हैं। फिर आखिरी में एकदम से कोई ऐड देखी, या मान लो उसका फेवरेट रणवीर कपूर था या रणवीर सिंह था, फिर उसने कहा कि भैया मेरे को खरीदना है, मुझे बताओ। तो आपने खरीद लिया। फाइनली उसने खरीदा, उसको आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा लगा। उसने खरीदा कैसे? मान लो 6 महीने आप उसके साथ फॉलोअप करते रहे, तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनी रही। प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि हम 1-2 बार जाएंगे और उसके बाद फिर क्या होगा कि हम अपने आप, कस्टमर हमें अपने आप ढूंढ लेगा जब खरीदना होगा, और अपने आप ही हमसे वो कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप अगर एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप कुछ बिकवा रहे हो किसी को, तो आपको रेगुलर उसको टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बना के रखनी होगी। तो रेगुलर आप कुछ उसको भेज रहे हो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी है। मैं अभी मोड ऑफ द चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग ही टॉपिक है, और ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं है। मैं सिर्फ फॉलोअप बता रहा हूँ क्या होता है, और टॉप ऑफ द माइंड समझने के लिए। तो बेसिकली क्या है सीन, की आप धीरे धीरे उसका जो अवेयरनेस है टॉप ऑफ द माइंड, वो बना लेते हो, और तब तक बनाए रखते हो जब तक वो व्यक्ति खरीदने के निकट ना आ जाए, और खरीदने के बाद भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें टॉप ऑफ द माइंड का रोल क्या है? यही रोल है। हमें लगता है कि हमें हर कोई याद रखता है, या ये ज़माना याद वाला नहीं है। अब आज के ज़माने में लोगों के पास इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने काम हैं कि वो मतलब वो भूल जाते हैं। और एक बार वो आपको भूल गए तो आप ये मत सोचो कि व्हाट्सएप की हिस्ट्री में आपको ढूंढेंगे पीछे जाके वो, या फिर इंस्टाग्राम की हिस्ट्री में, या कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका फ़ोन पे जाएंगे, हाँ मेरे 2 महीने पहले किसी से बात हुई थी, लाओ उसको ढूंढता हूँ। अरे भैया कोई और आ जाएगा, वो कोई और बेच के चला जाएगा, है ना। तो फॉलोअप का मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बढ़ाना। टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस, लोग सवाल करते हैं और इसको थोड़ी दूसरी दिशा में घुमाते हैं। लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भैया ये बताइए कि सर, ये बताइए कि सेल्फ रिलाय, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये इसकी एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग कैसे बनी रहे, मुझे हमेशा कैसे याद रहे कि मैं ही ब्रह्म हूँ।
मैंने कहा कि आपको हमेशा याद नहीं रह सकता, क्योंकि आपको उसको टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बना कर रखनी है। रोज़ रोज़ 1 से 2 घंटा रियाज़ करना है, 1 से 2 घंटे उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसके बारे में पढ़ना है। रोज़ आत्मज्ञान की बातें करनी है। रोज़ सत्संग क्या होता था, सत्संग की बात समझिए। सत्संग का क्या सीन था कि सत्संग जो है, सत्य का संग रोज़ बैठा इसलिए जाता था क्योंकि सत्संग जो होता था वहाँ पे एक गुरु होता था, वो आत्मा के बारे में बात करता था, आत्मज्ञान देता था रोज़, और लोग आके बैठ के सुनते थे। तो वो इसीलिए था क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनी रहे, क्योंकि अगर वो टॉप ऑफ द माइंड से हटा तो कुछ और टॉप ऑफ द माइंड बन जाएगा, और अगर कुछ और टॉप ऑफ द माइंड बना तो वो फंडामेंटल ड्राइवर होगा आपकी ज़िंदगी का। लोग कहते हैं कि हम अपने काम पे फोकस कैसे रहें। आप अपने काम पे फोकस इसीलिए रह सकते हो जब तक आपका टॉप ऑफ द माइंड में काम है। अगर टॉप ऑफ द माइंड में मिर्जापुर आ गया, अगर टॉप ऑफ द माइंड में सुपरमैन आ गई, अगर टॉप ऑफ द माइंड में स्पाइडरमैन आ गई, टॉप ऑफ द माइंड में मेरे घर में उनका तलाक हो रहा है उसके बारे में बात करनी है, वो आ गया, या कुछ और आ गया, तो आपका फंडामेंटल ड्राइवर जो है वो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस है। तो आपको अगर पता करना है कि आपका टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस क्या है, तो आपको ये देखना है कि 24 घंटे में से मैक्सिमम चीज़ आप क्या कर रहे हो। क्या आप बैठे बैठे इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो? क्या कर रहे हो? पूरे जहान में आप घूम के चले आए, नेटफ्लिक्स देख लिया, मूवियाँ देख ली, गप्पे मार लिए, घूम आए, ये कर लिया वो कर लिया, फिर आप कह रहे हो भैया हमको याद ही नहीं रहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। हमको तो हमारा इतना दुख हो गया लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में इतनी परेशानी है और स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, हम क्या करें भैया। अरे भैया आप टॉप ऑफ द माइंड को समझो। टॉप ऑफ द माइंड में क्या होना चाहिए, वो है स्पिरिचुअलिटी, मैक्सिमम टाइम, और रोज़ री करना है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जैसे हम जिम जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अभ्यास करते हैं, अगर कोई गायक है उसको अपनी गायकी मेंटेन कर रखनी है तो वो रियाज करता है। कोई कोई गिटार बजा रहा है, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको 12 घंटे अपना मेंटेन करके रखना है कि आज मैं 12 घंटे पढ़ सकती हूँ या 6 घंटे पढ़ सकती हूँ, तो 6 घंटे आज आप पढ़ सकते हो। अगर आपने 5-6 महीने कुछ नहीं पढ़ा और छठे महीने आप वापस 6-6 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। रेगुलर 6 घंटे पढ़ने के लिए रेगुलर 6 घंटे का अभ्यास करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आज मैंने 2019 में मैं पूरे साल 6 घंटे पढ़ी, अब मैं 2023 में दोबारा पुस्तक उठाऊंगी, दोबारा बुक उठाऊंगी तो दोबारा मैं पढ़ने लगूंगी। ऐसा नहीं है, ये नहीं होता है। ये वैसे काम करता है, इट्स लाइक अ बाइसेप। मैंने हमेशा कहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है बाइसेप की तरह है, कि आप जिम कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, तो आपकी बाइसेप मेंटेन है। द मोमेंट यू स्टॉप द जिम, बाइसेप आपकी गिरने लगेगी। तो ये वही चक्कर है सारा। ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको पहुँच के, जैसे ये पॉइंट होता है ना, हमने कुछ खरीद लिया। क्या खरीद लिया? हमने खरीद लिया लैपटॉप का बैग। अब वो लैपटॉप का जो लैपटॉप बैग है, वो बैग हमें आजीवन हमारे साथ रहेगा, ऐसा नहीं है। ये कोई वस्तु नहीं है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। माफ़ी चाहूँगा, मुझे टॉन्सिल्स हो गए हैं बहुत गंदे वाले, तो मैं बार बार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। तो सत्संग पहले लोग इसीलिए करते थे क्योंकि सत्संग जो है उसमें एक ये फंडामेंटल चीज़ थी कि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनानी थी। टॉप ऑफ द माइंड को समझने के लिए, समझने की कोशिश करिए। मैं पूरी ज़िंदगी में अपने टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस नहीं समझ पाता, डिस्कवर नहीं कर पाता। अगर मैं सेल्स या मार्केटिंग में नहीं जाता तो मार्केटिंग ने जो कुछ भी मुझे सिखाया है ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर हम पैसे को इन्वेस्ट कैसे करते हैं। देखो, एक ब्रांड है, वो आपसे एक महीने में 20,000 रुपये ले रहा है, और एक सब्जी वाला आपसे महीने में 20 रुपये भी नहीं ले पाता, 200 रुपये भी नहीं ले पाता, या 2,000 रुपये भी नहीं ले पाता। एक ब्रांड है वो आपसे हर महीने 20,000 रुपये ले रहा है, एक ब्रांड है जो 200 रुपये भी नहीं ले पा रहा है। पैसा आपके पास उतना ही है, लेकिन पैसा निचोड़ नहीं पा रहा आपसे कोई।
और पैसा स्क्वीज आउट करने के लिए, निचोड़ने के लिए आपकी साइकोलॉजी को समझना जरूरी है कि आप एक 10 रुपए का नोट एक भिखारी को देने में इतना हिचक रहे हो, एक ऑटो वाले को, रिक्शे वाले को देने में इतना हिचक रहे हो, वहीं आप 2,000 रुपए का नोट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उड़ा देते हो, पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मनी है क्या, ये समझना जरूरी था। तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस के बारे में किसी गुरु ने आज तक बात नहीं करी है। इनफैक्ट जे कृष्णमूर्ति ने बात नहीं करी। आप आज के गुरु की बात कर लो, आप दुनिया के सारे गुरुओं की बात कर लो, जैसे कि कुछ गुरु ने बोला है स्मृति बनी रहे, स्मृति बनी रहे, लेकिन स्मृति बनी का मतलब क्या है, व्हाट इज स्मृति बनी रहे, वो लोग समझ नहीं पाए। क्योंकि स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। स्मृति मतलब होता है मेमोरी। स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं। एक स्मृति होती है जो अभी है, आज के दिन बनी है, और एक स्मृति है जो आज तक जितना कुछ भी हो रखा है वो स्टोर्ड है। मैं उस स्मृति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी स्मृति की बात कर रहा हूं जो आज है, वर्तमान में है। वर्तमान की स्मृति और भूतकाल का जो स्टोर बॉक्स है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो मैं सबकॉन्शियस मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉन्शियस मेमोरी की, मैं बात कर रहा हूं टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस की। अगर एक आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने बारे में रोज याद दिला सकता है तो वो आदमी सामने वाले से कुछ भी करवा सकता है। बहुत बड़ा ये रूल है। तो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस को हमने हल्के में ले लिया। हमें लगता है कि फ्री में काम चल रहा है सारा, तो क्या करेंगे लाइफ में। कई लोग कहते हैं कि आप रेगुलर पॉडकास्ट करिए, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका फोकस बना रहता है। लेकिन अब कभी मैं करता हूँ, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक एजेंडा है। कभी मेरा मन नहीं हुआ नहीं करने का, कभी हुआ कि मैं कभी कभी मैं पॉडकास्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं विभिन्न विषयों पे बात करूं, तो कुछ अगर नया आता है तो मैं डेफिनेटली उसको तुरंत करता हूं, लेकिन पुरानी चीज़ों को मैं रिपीट करता हूं लेकिन जब मेरा मन करता है तब। तो इसी वजह से मैं बात, तो लोग इसीलिए बोलते हैं कि आप रोज़ पॉडकास्ट करिए, आप रोज़। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि आप 10 मिनट के वीडियो मत करिए। जैसे संदीप महेश्वरी को लोग बोलते हैं कि 10 मिनट के वीडियो मत किया करो सर, 10 मिनट के वीडियो मत किया करो। अच्छा, अगर यूट्यूब का डेटा देखेंगे, यूट्यूब क्या कह रहा है, अगर यूट्यूब में आपको सक्सेसफुल होना है तो शॉर्ट वीडियो बनाओ, शॉर्ट वीडियो बनाओ। शॉर्ट मतलब क्या, 5 से 8 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, शॉर्ट वीडियो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें लंबी वीडियो चाहिए। तो अब लंबी वीडियो में और छोटी वीडियो में डिफरेंस क्या है? ये जो लंबे वाले लोग हैं ये सीरियस हैं। ये लंबे वाले जो लोग होते हैं, कि जो ये लंबा हमें सुनना देखना है, ये सीरियस लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, इनको वाकई में कुछ जानना होता है। तो लंबे वाले लोगों को ही एक आप अपने सेशन में बुलाओ अगर आपको सीरियस है। नहीं तो आप उनसे 100 रुपये ले लो तो आपको सीरियस लोग मिलेंगे। क्योंकि एक बार अगर पैसा आ गया बीच में तो समझ लो तभी आदमी, इतना भयंकर फिल्ट्रेशन है ना। मैं आपको सही बताऊं, पैसा बीच में ला के स्क्रीनिंग हो सकती है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। अगर एक आदमी, अब सेल्फ रियलाइजेशन की वैल्यू क्या है आप सोचिए, कितनी वैल्यू है आप मुझे बताइए। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये करोड़ों की बातें हैं या अरबों की बातें हैं या 2 रुपए की बात है? कुछ लोग कहेंगे 2 रुपए की बात है, तो वो 2 रुपए के लोग हैं, वो सीरियस नहीं है क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर सोचो कि मैं आपसे बोलता हूं कि यह करोड़ों की बात है, क्योंकि मुझे पता है ये करोड़ों की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग कह रहे हैं आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, कितने में करेंगे? कई लोगों ने बोला कि अच्छा आप कोर्स लॉन्च करिए, सस्ता रखिएगा। मैंने कहा सस्ते वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे क्योंकि 500 रुपये का कोर्स अगर मैं दे रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करिए, और मैं आपके साथ 3 महीने बिता रहा हूं, तो मैं 500 नहीं लूंगा। क्योंकि 500 रुपये का कोर्स जो है वो आप देने के रेडी हो तो समझ लो आप वैल्यू नहीं कर रहे हो उस चीज को। ये जो वैल्यू है, इसका जो कोर्स है, इसका जो प्राइस है, अगर मुझे रखना हो, मैं वैसे रखने वाला नहीं हूं,
या रख दूंगा, या मेरा अभी कोई तात्पर्य भी या कोई मकसद भी नहीं है कि मैं लॉन्च करूंगा कोर्स। मैं एक वैल्यू देता हूं आपको। अगर मैं कभी भी कोर्स लॉन्च करूंगा जिसमें मैं आपके साथ हूं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 50,000 रुपये होगी। 50,000 के नीचे होगा ही नहीं। और 50,000 से शुरुआत होगी और जाएगा 5 लाख रुपए, 5, 10, 20, 30, 40 लाख। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि लोग कहते हैं कि आप प्राइस कैसे डिसाइड करते हो। पहली चीज तो हाइप, जितना ज्यादा कोई पैसा डालता है वो उतना ही बहुत सीरियस है सीखने के लिए। और एक आदमी को सिखाने के लिए उसकी गंभीरता बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है एक टॉपिक को सीखने के लिए, वो एक आइडियल विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जिसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सवाल यह आता है कि वो कैसे ढूंढें। आप जितना, ये सेल्स का, ये मार्केटिंग का रूल है, जितना ज्यादा हाई टियर, हाई प्राइज्ड वो होता है, कंटेंट होता है, समझ लीजिए कि आदमी को उतनी ही उसकी वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस जो है वो एक्चुअली में बनती 1 करोड़ की है, लेकिन बिकती 10 करोड़ की है। बनती है वो 70-80 लाख में ही, लेकिन बिकती 10 करोड़ की रोल्स रॉयस। वेरएस बीएमडब्ल्यू की ही रोल्स रॉयस है। बीएमडब्ल्यू ने अपना एक अलग ही ब्रांड बना रखा है, वो है रोल्स रॉयस। लेकिन बीएमडब्ल्यू एक ऑन एन एवरेज बीएमडब्ल्यू आपकी 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में आएगी। 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में एक बीएमडब्ल्यू आपको मिलती है। लेकिन बीएमडब्ल्यू का एक ब्रांड है रोल्स रॉयस, वो 10 करोड़ का है। तो आप कहोगे कि ये साला 70 लाख की कार 10 करोड़ में कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। लेते हैं लोग भीड़ लगा के ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रोल्स खरीदने के बाद जो स्टेटस है आपका, जो आपका सोसाइटी का स्टेटस है, वो बहुत ऊपर हो जाता है। दिल्ली में हार्डली 5 या 6 लोग होंगे, 10 लोग होंगे जिनके पास रोल्स है, या जिसके पास, किसी के पास 2 या 3 या 5 लोग होंगे दिल्ली में जिनके पास फरारी है। तो वो चीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक ऐसी कैटेगरी में आ गए हो दुनिया में, तो आप टॉप 1000 पीपल में आ गए हो जो बहुत अमीर हैं और जिनका स्टेटस हाई है। रोल्स रॉयस हर कोई नहीं चलाता है। हार्डली 10,000 या 20,000 रोल्स रॉयस बिकी होंगी इंडिया में अभी तक। ठीक है, ये ज्यादा होगी, मतलब पर उसका नंबर 1% से भी कम ही होगा, मतलब जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की। तो अब सवाल ये आता है कि इतनी महंगी कार बेचने की जरूरत क्या है? और लेता कौन है? लेते हैं लोग लेते हैं, लेकिन वो ही लोग 10 रुपए सब्जी में नहीं देंगे। वो लोग 10 रुपए सब्जी वाले को नहीं देंगे एक्स्ट्रा। वो लोग 10 करोड़ की रोल्स रॉयस लेके घूमेंगे, क्योंकि रोल्स रॉयस वो चीज प्रदान कर रही है जो 10 रुपए वाला प्रदान नहीं कर रहा। समझने को, रोल्स रॉयस खरीदने के बाद आपका जो स्टेटस है वो बढ़ जाएगा। आप एक ऐसे ग्रुप में आ जाओगे जो ग्रुप एलीट है, अलग है सबसे। तो सवाल ये आता है कि ये टॉप ऑफ द माइंड जो अवेयरनेस है, ये तो चलो सेल्स का एक हो गया पार्ट। टॉप ऑफ द माइंड जो अवेयरनेस है वो हमने मार्केटिंग में समझ लिया, लेकिन हमने इसको इसमें नहीं समझा अभी लाइफ में। तो सत्संग का बहुत बड़ा रोल इसलिए था क्योंकि टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बना के रखनी थी। और टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बना के रखनी क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम जब जिम करते हैं तो हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हम अच्छा खाना खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। हम पढ़ाई करते हैं, हम पैसे के लिए, करियर के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए पढ़ाई करते हैं। उसके लिए भी हम रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं। और हम स्वास्थ्य के लिए भी अभ्यास करते हैं, हम पैसे के लिए भी अभ्यास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिए। हम पैसे के लिए अभ्यास करते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए अभ्यास करते हैं, हम फेम के लिए अभ्यास करते हैं, हम रिलेशनशिप में रहने के लिए अभ्यास करते हैं, हमारा तलाक ना हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, उसका हम अभ्यास करते हैं। हम बाकी सारी चीजों के लिए अभ्यास करते हैं, पर हम खुशी के लिए अभ्यास क्यों नहीं करते? और हमें यह क्यों लगता है खुशी बाय डिफॉल्ट मिलती है?
और हमें ये क्यों लगता है कि साल में एक आध दो बार मेडिटेशन कर लो या कुछ भी कर लो छोटा मोटा, तो हमको साल में अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको खुश रहना है तो रोज 1 घंटे आपको खुशी के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। आपको जिम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना स्किल्स एप्टीट्यूड अच्छा करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको खुश रहना है तो 1 घंटे रोज रियाज करना है, खुशी का रियाज करना है। अब खुशी के रियाज में बहुत सारी चीज़ें आ गई। मेडिटेशन आ गया, आपका टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस जो है बनाने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का, आपका भगवत गीता पढ़नी है या मेरे पॉडकास्ट सुनने हैं, या जो भी आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, या आप खुद ही कुछ किसी से बात कर रहे हो, आप खुद सत्संग दे रहे हो मेरी तरह, है ना, या आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, या फिर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, या फिर अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हो, या कोई भी आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, कुछ भी किसी की वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आपने 1 घंटा देख लिया। और ऐसा नहीं कि 1 घंटा आपने किसी के वीडियो देखे तो आपको खुशी मिल जाएगी। उसमें आपने अभ्यास क्या किया है? तो अभ्यास प्रैक्टिकली भी होता है। एक तो हो गया कि आपने मेंटली किया, सब कुछ देखा समझा, और एक है कि प्रैक्टिकली आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि योगा कर लिया या मेडिटेशन कर लिया। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ये पता नहीं कहाँ से ये है कि बाय डिफॉल्ट हमें अपने आप खुशी मिलेगी। खुशी बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है। खुशी सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक बाय डिफॉल्ट मिलती है। एक बार 21 साल की उम्र निकल गई, उसके बाद खुशी के लिए आपको अभ्यास करना होगा, रियाज करना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस क्या करनी है वो आपका डिपार्टमेंट है। तो प्रैक्टिस रोज चाहिए उसकी, जिससे आपकी टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनी रहे। और सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनाना जरूरी इसी वजह से है स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि फंडामेंटल जो घोड़ा है, जो इंजन है, जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, वो घोड़ा आध्यात्मिक घोड़ा होना चाहिए। जो भी आपकी जो रथ है, आपका जो जीवन का जो रथ है, वो सत्य चलाए तो ज्यादा अच्छा है, असत्य नहीं। जैसे मुकेश अंबानी का जो फंडामेंटल जो घोड़ा है वो है बिजनेस में एक्सपेंशन। तो ये बिजनेस में एक्सपेंशन की जो वासना है, डिजायर है, ये जब तक आप शमशान घाट नहीं पहुंचोगे तभी तक है। एक बार आप शमशान घाट पहुंचे। अच्छा, एक चीज बड़ी खतरनाक है, आप इसके बारे में कमेंट भी करना और मैं पढ़ूंगा तो मैं, ठीक है, इसके बारे में मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों से। साला शमशान घाट में 3rd AC, 2nd AC, 1st AC क्यों नहीं होता? मतलब जनरल क्लास, स्टैंडर्ड क्लास। आप देखोगे शमशान घाट में लग्जरी नहीं है कि देखिए इनको मखमल के बिस्तर पे जलाया जा रहा है और इनको सड़े हुए आम की लकड़ियों पे जलाया जा रहा है। वहां पे 2 लकड़ियां होती हैं, एक होती है आम की लकड़ी, एक होती है चंदन की लकड़ी। और चंदन की जो लकड़ी है वो बहुत महंगी आती है, तो अब तो वो मिलती भी नहीं है। आम की लकड़ी पे जलाया जाता है, या फिर पीपल की लकड़ी, कोई एक और कोई पेड़ होता है उसकी लकड़ी पे जलाया जाता है। अगर आप देखोगे जब तक जीवन है तो वहां पे आपका 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास है, लेकिन जब जीवन नहीं है तो शमशान घाट में क्यों नहीं है, मरघट में क्यों नहीं है? मरघट में क्यों नहीं है? कितना खतरनाक वो है। तो अमिताभ बच्चन भी वहीं जलाए जाएंगे, देखो ध्यान दो, मुकेश अंबानी भी वहीं जलाए जाएंगे, और अगर कोई आतंकवादी है तो वो भी वहीं जलाया जाएगा, और अगर कोई भिखारी है सड़क का तो वो भी वहीं जलाया जाएगा, देश का प्रधानमंत्री है तो वो भी वहीं जलाया जाएगा, और अगर कोई राजा महाराजा है तो वो भी वहीं जलाया जाएगा, कोई बहुत बड़ी सेक्सी मॉडल है वो भी वहीं जलाई जाएगी। आप समझने की कोशिश करिए। और जहां वो जलाया जाएगा वहां पे कोई 2nd AC, 3rd AC, 1st AC नहीं है। आप देखिए जाके, क्योंकि मृतक को क्या सुख, मृतक तो मृतक है, मृत व्यक्ति को क्या सुख है? अब उसका जीवन खत्म हो गया, तो वहां पे कोई टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस भी नहीं है। आप एक बार इंस्ट्रूमेंट खत्म हुआ, छूटा आपसे,
उसके बाद आप फिर अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते. यू कैन नॉट ब्रिंग बदलाव इन द कॉन्शियसनेस वंस द इंस्ट्रूमेंट इज डिटैच्ड. कैन नॉट डू इट. सो इसीलिए बोलते हैं कि जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा अभ्यास क्या किया गया है. क्या जीवन में संभोग का अभ्यास ज़्यादा किया गया है? क्या जीवन में गाना ज़्यादा गाया गया है? क्या जीवन में पियानो ज़्यादा बजाया गया है? क्या जीवन में बिजनेस ज़्यादा किया गया है? क्या जीवन में पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ज़्यादा किया गया है? जो भी कुछ जीवन में किया गया है वो आखिरी में टॉप ऑफ द माइंड में सबसे ज़्यादा बना होता है अपने आप. तो अगर आध्यात्मिक अभ्यास ज़्यादा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको राम राम बोलने की ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो यहां पे दो एंगल है. एक एंगल है कि आप 80 साल की उम्र में मर गए तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका बना हुआ है जो माइंड के ऊपर की जागरूकता है, वहां पे अध्यात्म बना हुआ है. लेकिन लेट से अकाल मृत्यु हो गई और आपने लेट से 30 साल की उम्र में आप मरे. तो 30 साल की उम्र में आपने 15 साल आध्यात्मिक अभ्यास किया तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ रहेगी. और सबसे ज़्यादा वासना किस चीज़ की है वो रहेगी. तो अगर मेरे जीवन में देखा जाए तो मेरे लिए सबसे ऊपर यही है, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया. उसके बाद इस निर्णय पे आया हूं कि यही है. जो कुछ भी मुझे शांति प्रदान हुई है वो सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म से हुई है. अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस करते रहो और आपको जीवन भर शांति मिलेगी. अध्यात्म मतलब ये नहीं. अध्यात्म का मतलब ये है कि हर एक चीज का सत्य पता करना जरूरी है. ग्रोथ भी अध्यात्म में आता है. जैसे कि आपको आज कुछ पता है, कल कुछ और पता है. तो हम जैसे आप अगर मेरे को देखोगे तो मैं बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हूँ. मेरा जो मैं पहले कुछ और जानता था, अब कुछ और जानता हूँ, फिर कुछ और जानता हूँ. धीरे धीरे मैं अपने बारे में, खुद के बारे में, ये नहीं कि बाहर क्या है, अंदर अपने माइंड के बारे में, अपने बारे में जो भी मुझे पता है मैं बताता रहता हूँ. ठीक है. अब एक चीज़ और भी नई चीज़ आई है जो मैं बताना चाहता हूँ. अब हुआ क्या चक्कर की परसों मेरा एक्सीडेंट हो गया बाइक से. तो ये बाइक का जो हेलमेट है उसमें रात में कभी भी आप काला शीशा मत लगवाओ. काले शीशे से कुछ दिखता नहीं है और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है. तो एक्सीडेंट हो गया और उसमें क्या था कि मैं 80 से 90 की स्पीड पे जा रहा था और काला मैंने वो लगा रखा था, वाइज़र बोलते हैं उसको, हेलमेट पे. और जो काला शीशा था यानी वाइज़र जो था, अब हाईवे पे मैं चल रहा हूँ तो मुझे पता था कि यहाँ पे ब्रेकर नहीं होगा कोई. लेकिन अचानक से एक ब्रेकर आ गया, गाड़ी उछली, उसके बाद मेरा बैलेंस लूज़ हुआ और स्किट हुई. स्किट होते 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 फिर 60 की स्पीड पे आई और फिर एक्सीडेंट हुआ. तो मतलब टेक्निकली मेरा 60 पे एक्सीडेंट हुआ, 90 से 60 की स्पीड पे. तो 60 की स्पीड पे एक्सीडेंट होने के बाद मतलब मेरे को कोई इतना कोई खरोच फरोच मतलब ऊपर रगड़ आई है शरीर में, जैसे घुटने में लग गई, यहाँ लग गई, वहाँ लग गई, पर मेरा वैसे हुआ नहीं. मैंने एक बड़ी कमाल की चीज़ नोट करी, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे कि आपका एक्सीडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, आपने गलत गाड़ी चलाई थी. देखिए इसमें सीन ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कि रात में कभी काला चश्मा या काला शीशा मत लगाओ. तो वो चीज़ मैंने सीख ली है. अब मुझे नहीं लगता कि और कुछ इससे सीखने की ज़रूरत है. गलती मेरी ही थी, क्योंकि पहली चीज़ तो हाईवे पे स्पीड ब्रेकर होता नहीं है, तो हाईवे पे ब्रेकर आ गया, वो बड़ा ख़राब था मामला. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि मैंने काला लगा रखा था, वो नहीं करना था. तो एनीवे, कमाल की बात यह है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो दो चीज़ें पता, क्योंकि मेरा पहले भी 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है. एक बार मेरा वापस काले शीशे की वजह से हुआ था, तो उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन वो दिन में था तो चलो छोड़ो. और उससे पहले एक बार हुआ था कि कार सडनली टर्न हो गई
और फिर हुआ। तो 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, तीनों में ही माइनर इंजरीज आई हैं। माइनर मतलब बहुत माइनर, ऊपर सुपरफिशियल। तो सवाल यह है कि हुआ क्या। तीनों बार एक कॉमन चीज मैंने देखी, इस बार कुछ ज्यादा ही था वो। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों कि आप भी अपना एक्सीडेंट कराओ और फिर आपको ये देखना है। लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया है, वो चीज़ मैंने देख ली है, तो अब मैं वो बता सकता हूँ। ऑल दो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि बार बार कुछ सीखने के लिए बार बार एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो वो चीज़ नई ये है कि मेरे लिए वो एक्सीडेंट हुआ था 4 से 5 सेकंड में, और जो सामने खड़ा था बंदा, जो लोग खड़े थे, उनके लिए वो हुआ था 1 सेकंड में। मतलब क्या, जहां पे मैं था वहां पे टाइम स्लो हो गया था। और ये मैंने पहले भी जिक्र किया है कि एक्सीडेंट के टाइम स्लो हो जाता है। टाइम स्लो हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं बिलीव नहीं हो रहा, तो मैं सपने में हूं। और सपने में इसलिए ऐसा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि सपने में जो है वहां पे भी टाइम स्लो होता है। वहां पे आप बाहर अगर खड़े हो गए तो वहां पे बड़ी तेजी से थॉट चल रहे होते हैं और सब चीज़ बहुत ऐसा प्रतीत होता है कि आप जहां पे हो वहां पे टाइम जो है वो धीरे काम कर रहा है। और जब मरने के बाद, सॉरी, जब अब एक्सीडेंट हो रहा होता है तो टाइम स्लो हो जाता है। अब टाइम स्लो हो गया, तो मेरे लिए वो 5 सेकंड था। मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ क्या हुआ। पहले गाड़ी, जो बाइक है बेसिकली, वो ऊपर हचका हुआ और मेरे एकदम से आया कि ये क्या हो गया। फिर बाइक की जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ रही थी। बिगड़ते टाइम मेरे को लगा कि अब सही हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। फिर मैंने कहा हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। फिर उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा सेंसेशन आई, मुझे कहा अब नहीं होगी, और फाइनली वो गिरा मैं। और फिर आगे की तरफ जाके 2 बार गुलाटी खाई और फिर खड़ा हो गया। दोनों बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है जो, उसमें मैं खड़ा हो जाता हूँ अपने आप, मतलब खड़े पे, मतलब 2 बार गुलाटी खा के फिर अपने आप, क्योंकि मोमेंटम इतना तेज था कि मैं खड़ा हो गया। अब ये पूरा का पूरा फिनोमेना हुआ था 1 सेकंड में। मेरे लिए ये था 5 सेकंड। जब मैं वापस घर आया मैंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया, क्योंकि ये तीसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जहां पे मुझे ये चेतना फील हुई है। मैं कंफर्मली बोल सकता हूं कि जहां पे मैं हूं वहां पे जो टाइम है वो धीमे काम करता है। इसका मतलब मैं मरूंगा तो टाइम और धीमे काम करेगा, और पृथ्वीवासियों के लिए यानी प्लैनेट के लिए टाइम तेज काम करता है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट ब्लैक होल में भी है। इसीलिए ब्लैक होल, कॉन्शियसनेस और भगवान शिव, इन तीनों का कोरिलेशन अगर आप देखोगे बड़ा तगड़ा पैटर्न आपको मिलता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। कॉलेज के 4 से 5 साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। जितने भी लोग 30, 35, 40 साल के मेरे को सुन रहे हैं वो ये जानते हैं कि शरीर में झुर्रियां आई, शरीर में मोटापा आया, शरीर में मुंह फूल गया, शरीर में ये हुआ, लेकिन मैं नहीं बदल रहा हूं, शरीर बदल रहा है। शरीर में चीजें चेंज होती हैं, मैं नहीं बदलता, मैं वही था। ऐसा लगता है मैं अभी भी 19 साल का हूं, अभी भी मैं वही 18 साल में हूं, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। अब जहां पे मैं 18 साल का हूं और अब 12 साल हो गया है, अब मैं 18 साल का हूं, मुझे ऐसा लगता है मैं 18 साल का हूं, और शरीर शरीर एज कर रहा है। ये एक प्रतीत है, ऐसा प्रतीत होगा ही, आपको सबको ही होता है कि कॉलेज के 4-5 साल बीत गए पता भी नहीं चला, और ब्रेकअप का टाइम भी निकल गया पता नहीं चला। अभी तो कोविड आया था 2019 में, 2020 में कोविड आ गया, पहली पीक, पहली 2023 भी आ गया। अब 2023 के 2 महीने भी खत्म हो गए, मार्च आ गया है, और सब कुछ तेजी से जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि भैया आप जहां पे हो वहां पे टाइम धीरे चलता है और शरीर के लेवल पे टाइम तेज चलता है। तो ऐसा लगता है कि मैं एज जल्दी से हो रही है, सब कुछ साल, मंथ, हफ्ते जल्दी से निकल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जहां आप हो वहां पे टाइम बहुत धीमे है। ध्यान रहे कि जहां, मैंने ये नहीं कहा टाइम नहीं है, ध्यान रहे इस चीज का, मैंने ये नहीं कहा टाइम नहीं है, मैंने ये कहा है कि टाइम धीमे है। इसका मतलब ये है कि अगर पांचों कोशाओं को, यानी जो शरीर मरने के बाद 2 कोशाएं आखिरी में बस, 3 कोशाएं जो बचती हैं वहां पे भी टाइम है, और अगर तीनों कोशाओं को अलग कर देंगे तो वो जो बचेगा वहां पे टाइम नहीं है।
दैट इज टाइमलेस, दैट इज स्पेसलेस। वो जो कुछ भी बचेगा, इसको हम आत्मा बोलते हैं या फिर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कॉमन कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो जो है वहां पे टाइम नहीं है। एग्जैक्टली लाइक ब्लैक होल। ब्लैक होल जहां पे है उसके इवेंट होराइजन के आसपास टाइम नहीं है। ये सिद्ध हो चुका है। अगर आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास हो तो टाइम बाहर के जो प्लैनेट्स है, बाहर के जो सोलर सिस्टम है जो ब्लैक होल से काफी दूर हैं, वहां पे टाइम तेज चलेगा, लेकिन आपके लिए और आपके शरीर के लिए और ब्लैक होल के लिए टाइम धीमे होगा। और ब्लैक होल के अंदर टाइम ही नहीं है। सो जब टाइम नहीं तो स्पेस नहीं है। ब्लैक होल के अंदर कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग बट एनीथिंग इनसाइड ब्लैक होल। ब्लैक होल इज नॉट इन स्पेस। आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। क्वांटम इंटैंगलमेंट और क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली ब्लैक होल के अंदर टनल बोला गया है, टनल है, दूसरे मल्टीवर्स की तरफ निकलेगा। कुछ नहीं है ब्लैक होल के अंदर। ब्लैक होल इज लाइक कॉन्शियसनेस, सेम एग्जैक्टली द पैटर्न्स ऑफ द कॉन्शियसनेस इन ब्लैक होल सेम एग्जैक्टली वहां पे काम करता है। इसीलिए जो शिवलिंग है वो काला है, क्योंकि वो ब्लैक होल को सिंबलाइज कर रहा है। कभी आपने सफेद शिवलिंग देखा होगा, लेकिन जो स्वरूप है शिवलिंग का, जो सात्विक स्वरूप है, उसको काला ही माना गया है। क्यों? क्योंकि एक तो काल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी चीज ये कि वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक होल को। क्योंकि ब्लैक होल जो है वो शिवलिंग और भगवान शिव तीनों से ही ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों ही, उसमें बहुत सारी चीज सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि जो नटराज फेज है, जो नटराज बोलते हैं उनको, तो नटराज फेज क्या होता है, यानी नटराज जो बोला गया है, भगवान शिव को नटराज भी बोला गया। नटराज का मतलब होता है जब भगवान बहुत गुस्से में हो जाते हैं और तांडव करते हैं। तांडव का मतलब है प्रलय आ रही है। और तांडव कौन करता है? जब सोलर सिस्टम में स्टार का जो फ्यूल है वो खत्म होने लगता है, यानी जो सन है, जब उसका पेट्रोल खत्म होने लगता है, जो हीलियम हाइड्रोजन है, तो क्या होता है कि प्रलय आना चालू हो जाती है। और वो वहां बोलते हैं शिव तांडव कर रहे हैं। अल्टीमेटली शिव को डिस्ट्रॉयर बोला गया है। और डिस्ट्रॉय कौन करता है इस जगत को? आज साइंस बोल रही है कि आखिरी में डिस्ट्रॉय ब्लैक होल ही करता है। अल्टीमेटली हर एक गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल है, और जब वो ब्लैक होल, जो सारे स्टार्स हैं, वो एक एज पे पहुंचेंगे तो वही ब्लैक होल सबको गल्प इन कर लेगा, स्वालो कर लेगा, ऐसा बोला जाता है। और अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर कौन है? मुझे एक बात बताइए। जहां पे टाइम और स्पेस काम नहीं करता वही है। शिव को टाइम एंड स्पेस से विपरीत बोला गया है। इनफैक्ट शिव के सारे नाम ब्लैक होल के सारी सिमिलैरिटी से मैच करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो, स्पेशली कॉन्शियसनेस, अगर शिव को भी हटा दें, कॉन्शियसनेस के जो क्वालिटीज हैं वो शिव की, वो ब्लैक होल की क्वालिटी के साथ मैच करते हैं। इनफैक्ट ब्लैक होल को हिंदी में बोला गया है कृष्ण विवीर। विवीर मतलब होता है घर, और कृष्ण मतलब होता है कॉन्शियसनेस। कृष्ण का विवीर आप देखोगे, ब्लैक होल इन हिंदी डालना, वहां बड़ा, जहां कृष्ण रहते हैं, मतलब क्या, कॉन्शियसनेस को हर तरफ से रीइंफोर्स किया जा रहा है। और सेम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यहां पे भी। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, मेरे लिए वो 4 से 5 सेकंड थे, लेकिन सामने वाले के लिए 1 सेकंड था। लेकिन मुझे फील हो रहा था कि 4 से 5 सेकंड है। अब वो एक्सीडेंट पे ही क्यों ट्रिगर होता है, ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि आदमी डिटैच हो जाता है शरीर से उस वक्त थोड़ा बहुत, इस वजह से वो अपने उसमें आ जाता है, कह सकते हैं। बहुत सारे उसमें और भी हैं, बट एनीवे, सो टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। और क्या होती है, इसको आप अपने काम में भी यूज़ कर सकते हो। लोग कहते हैं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका वही रीज़न है क्योंकि आप बाकी कंटेंट को कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हो, तो वो उसकी जो अवेयरनेस बन गई तो वो आपको ड्राइव करेगा फिर, क्योंकि आपने ज़्यादा उसको वो दे दिया है, तवज्जो दे दिया है, क्या कह सकते हैं। एनीवे, ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।